हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि आप यहाँ पर जो पेपर देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी का है, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित है और नई वार्षिक जो परीक्षा प्रणाली स्टार्ट हुई है, जो कि आप सभी को मालूम है पहले आपका सेमेस्टर वाइज चलता था, लेकिन आपका अब यहाँ पर ईयरली कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो परीक्षा कराए जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1400 mm स्वीप के एक सीलिंग पंखे का मोटर रेटिंग वाट होगा, मतलब कितना वाट होगा। यदि दिया गया 1400 mm, तो 1400 mm दिया गया तो नॉर्मली आपको याद रखने की जरूरत है ये 10 से 15 ही वाट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग मोटर के सबसे छोटे आकार की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग मोटर के सबसे छोटे आकार की आवश्यकता होगी। घरेलू मोटर या विद्युत घड़ी, सी ऑप्शन दिया गया टेबल फैन, डी ऑप्शन दिया गया सिलाई मशीन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्युत जो घड़ी होती है उसमें सबसे छोटे आकार की मोटर की आवश्यकता होती है। सभी को मालूम है घड़ी का साइज कितना होता है और साइज के अनुसार मोटर की जो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कितनी छोटी पड़ेगी। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी सिंगल फेज एसी मोटर को प्रायः यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए इसमें आपका 220, ठीक है 220 आपका बोल्ट होता है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों दे दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक हिस्टेरिसिस मोटर में मुख्य पोल से संबंधित छायांकित पोल का स्थान का निर्धारण करता है। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इधर देखिएगा और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इधर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक हिस्टेरिसिस मोटर में मुख्य पोल से संबंधित छायांकित पोल का स्थान का निर्धारण करता है। ए ऑप्शन मोटर की गति, बी ऑप्शन देंगे रोटेशन की दिशा, सी ऑप्शन देंगे हिस्टेरिसिस ह्रास, डी ऑप्शन देंगे कोई भार आरपीएम नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोटर की गति। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें साथियों कहा जा रहा है कि किस मोटर को आप वैक्यूम क्लीनर के लिए चयन करेंगे। मतलब कि वैक्यूम क्लीनर यदि आपके पास है तो उसमें कौन सा मोटर लग सकता है, या वैक्यूम क्लीनर में यदि मोटर लगाने की बात चली जाए तो उसमें कौन सा मोटर हम इस्तेमाल करेंगे। ए ऑप्शन सार्वभौमिक मोटर, बी ऑप्शन रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन हिस्टेरिसिस मोटर और डी ऑप्शन देंगे रिलेक्टेंस मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको रिलेक्टेंस मोटर के नाम से जाना जाता है। यदि वैक्यूम क्लीनर की बात किया जाए तो उसमें हम हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें साथियों कहा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर में मुख्य खंभों का लाभ है। अल्टरनेटर में यदि खंभों की बात किया जाए कि उससे लाभ क्या है, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे कि शोर कम होगा, बी ऑप्शन देंगे कि विंडोज ह्रास कमी होगी, सी ऑप्शन देंगे कि निम्न और मध्यम गति ऑपरेशन को स्वीकार करने की योग्यता होगी, और डी ऑप्शन देंगे कि बेयरिंग भार और शोर कम होगा। तो साथियों इसमें सबसे यहाँ पर जो मोस्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन के आंसर, ये आपका बी दिया गया कि विंडोज ह्रास कम होगी, ये खंभों का सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग निर्धारण करने का लाभ है। अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होता है उसको निर्धारण करने से लाभ क्या होता है। ए ऑप्शन देंगे कि हार्मोनिक प्रभाव का उन्मूलन, बी ऑप्शन देंगे असंतुलित वोल्टेज के कारण धारा के लिए एक निम्न प्रतिरोध पाथ निर्धारण करना, और सी ऑप्शन देंगे कि दोलन निर्धारित किए जाते हैं जब समानांतर में दो अल्टरनेटर ऑपरेट करते हैं, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, कि ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये निर्धारण करने के लिए अच्छी है, मतलब कि इनसे लाभ है डैम्पर वाइंडिंग में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक 3 फेज अल्टरनेटर में क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इसके 3 आउटपुट वोल्टेज के लिए आर वाई बी का एक फेज क्रम होता है। अब यदि अल्टरनेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो फेज क्रम होगा आर वाई बी होगा या आर बी वाई होगा या बी वाई आर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि आर वाई बी होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप्स खाली स्थान में घटित होता है, मतलब किस चीज में घटित होता है। ए ऑप्शन देंगे केवल आर्मेचर प्रतिरोध, बी ऑप्शन देंगे आर्मेचर प्रतिरोध और रिसाव प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन देंगे आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रतिक्रिया, और डी ऑप्शन देंगे आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया और अर्थ कनेक्शन। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव प्रक्रिया और आर्मेचर प्रक्रिया। ये जो होता है अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप में घटित होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर का शक्ति कारक खाली स्थान पर निर्भर करता है। जो शक्ति कारक होता है जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, भार पे निर्भर करता है या रोटर की गति पे निर्भर करता है या क्रॉस हॉर्स पे करता है या यहाँ पर दिया गया आर्मेचर हॉर्स पे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए ये जो होता है आर्मेचर हॉर्स पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार सॉल्व भी किया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 250 आरपीएम पर रोटेट करने तथा 8 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो मैंने आपको कई बार बताया जो कि यहाँ पर उत्पन्न आवृत्ति पूछा जा रहा है। आरपीएम यहाँ पर दे दिया गया, एनएस का मान दे दिया गया और पी यहाँ पर पोलो की संख्या दे दिया गया। तो मैंने आपको एनएस बराबर 120 F/P पे मैंने आपको कई बार इसे सूत्र के अनुसार मैंने सवाल लगाया है, तो आप सूत्र से लगा लीजिएगा। एनएस बराबर 120 F/P पे लगाइएगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा साथियों 25 हटा जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा, 25 हटा जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एक वाइंडिंग में अनेक स्लॉट होते हैं। सभी को मालूम है ध्रुवों की संख्या से अधिक होते हैं तब यह वाइंडिंग कहलाती है। मतलब कि यदि ध्रुवों की संख्या से अधिक वाइंडिंग की जाए तो उस समय हम इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं कि ये वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। तो साथियों इसको बोला जाता है फुल पिच वाइंडिंग, जो कि यहाँ पर फुल पिच वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि सिंक्रोनस मोटर को खाली स्थान पर ऑपरेट कर सकते हैं। जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम किस पे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया केवल लैगिंग शक्ति कारक पर, बी ऑप्शन दिया गया केवल लीडिंग शक्ति कारक पर, सी ऑप्शन दिया गया केवल यूनिटी का शक्ति कारक पर, और डी ऑप्शन दिया गया केवल लैगिंग लीडिंग और यूनिटी का शक्ति कारक पर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, इसको जो किया जाता है केवल वे जो वाइंडिंग होती है जो केवल लीडिंग वाइंडिंग जो होती है उसी पे किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग साधारणतः खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन देखिए केवल स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए, बी ऑप्शन देखिए शोर लेवल कम करना, और सी ऑप्शन देखिए भंवर धारा कम करना, और डी ऑप्शन देखिए हंटिंग को रोकना और स्टार्टिंग टार्क प्रदान करना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि केवल स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। जिसमें साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, सेट पर खाली स्थान पर निर्भर करता है। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है साथियों, ये किस पे निर्भर करता है, ए ऑप्शन देंगे केवल रोटर गति पर, बी ऑप्शन देंगे केवल रोटर उत्तेजना पर, और सी ऑप्शन देंगे रोटर उत्तेजना और रोटर गति पर, और डी ऑप्शन देंगे कपलिंग एंगल रोटर गति और उत्तेजना पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी कि कपलिंग एंगल रोटर गति
और उत्तेजना पर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग खाली स्थान के लिए निर्धारित होती है। ये किसके लिए निर्धारित किया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये निर्धारित किया जाता है साथियों यहाँ पर रोटर को दोलन बदलने में। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ाता है तो उपलब्ध इसके आर्मेचर धारा बढ़ता है। यह खाली स्थान है, मतलब कि ये किस प्रकार का उत्तेजन है, सामान्य उत्तेजित है या ओवर उत्तेजित है या कम उत्तेजित है या उपयुक्त सभी दिया गया है। अब इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो आता है आपका ओवर उत्तेजित के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर जिसके केवल एक वाइंडिंग है को एक खाली स्थान यहाँ पर दिया गया के रूप में उपयोग किया जाता है। ये किसके उपयोग में इसको रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑप्शन देखे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन देखे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन देखे दोनों, मतलब कि ए और बी दोनों, और यहाँ पर डी ऑप्शन देखे इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत इसको रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक खाली स्थान कपल होते हैं। ए ऑप्शन देंगे केवल चुंबकीय रूप से, बी ऑप्शन देंगे केवल विद्युत रूप से, सी ऑप्शन देंगे विद्युत के साथ चुंबकीय रूप से, और डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत के साथ चुंबकीय रूप में। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें कहा जा रहा है कि एक धारा ट्रांसफार्मर के लिए सामान्यता अनुपात निम्न में से द्वारा दर्शाने किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही दर्शाने का ये होता है साथियों, जो सूत्र होता है वो होता है द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अपान प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। अब यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। तो ये आपका 20 क्वेश्चन दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिला है। अगले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। आपको हर एक जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी और हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है।